My dear children, today our topic of discussion is subject-verb agreement. So, what is subject-verb agreement? Subject-verb agreement होता क्या है? Answer: in a given sentence, the subject and the verb must agree with one another in number. This is called subject-verb agreement. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उनके नंबर यानी संख्या मतलब सिंगुलर या प्लूरल को लेकर दोनों में मेल होना चाहिए। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। इट मीन्स इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब आल्सो मस्ट बी प्लूरल। इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इफ़ द वर्ब डजंट अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट देन द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अगर वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ में अग्री नहीं कर रहा है, उनकी संख्या को लेकर, नंबर को लेकर, सिंगुलर या प्लूरल को लेकर, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस भाषा के नियमों के अनुसार गलत है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उदाहरण के लिए हम नीचे दिए गए कुछ वाक्यों पर विचार करेंगे। फर्स्ट वन इज वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। ये है हमारा पहला सेंटेंस। द अबव सेंटेंस इज इनकरेक्ट एज द वर्ब आर is not in agreement with its subject one of the boys। तो ये जो वाक्य है one of the boys was absent, ये वाक्य गलत है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका जो वर्ब है आर, ये जो है अपने सब्जेक्ट वन ऑफ द बॉयज़ के साथ में अग्री नहीं कर रहा है, उसके साथ में इसका मेल नहीं हो रहा है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज वन ऑफ द बॉयज़ इज एब्सेंट। तो करेक्ट क्या होना चाहिए? वन ऑफ द बॉयज़ इज एब्सेंट। यहाँ पर आर था, वो गलत है, तो सही है इज। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वन ऑफ द बॉयज़, इसका मतलब है कि बहुत सारे लड़कों में एक लड़का एब्सेंट है। तो एक लड़का होने से तो आर गलत है, एक लड़का के लिए क्या होना चाहिए? इज। वन ऑफ द बॉयज़ इज एब्सेंट। भले यहाँ में बॉयज़ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ में क्या बोल रहा है? बहुत सारे लड़कों में एक लड़का बोल रहा है, तो एक लड़का तो सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ में सिंगुलर वर्ब जाना चाहिए, लेकिन यहाँ में प्लूरल है, इसलिए ये गलत है। तो सही सेंटेंस है, सही वाला सेंटेंस है वन ऑफ द बॉयज़ इज एब्सेंट। देन सेंटेंस 2, अ डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर। In the above sentence, the verb bark is not in agreement with its subject a dog, hence it is incorrect। तो इस सेंटेंस में भी a dog bark at the stranger, तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मेल नहीं हो रहा है, अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। वो क्यों? क्योंकि देखो ये जिसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अ डॉग। अ डॉग मतलब क्या है? एक कुत्ता। तो एक कुत्ता मतलब है कि हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया हुआ है? प्लूरल वर्ब आया हुआ है। बार्क मतलब जो कुत्ता का जो भौंकने का जो है उसको बोलते हैं बार्क। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। The correct one should be a dog barks at the stranger। तो सही क्या होना चाहिए? बार्क नहीं होके बार्क्स होना चाहिए, क्योंकि a dog सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए जो कि बार्क्स है, और यहाँ में जो बार्क ये प्लूरल है, इसलिए ये गलत है। Then moving further, to understand subject-verb agreement, it is important to be very clear with the concept of singular and plural forms of verb।
तो हम लोगों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अच्छी तरह जानने के लिए हम लोगों को सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में अच्छी तरह उसका ज्ञान होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब कैसे होता है, प्लूरल वर्ब कैसे होता है, उसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो वर्ब जो एक टॉपिक था उसके अंदर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। सो लेट अस रिकॉल। तो फिर हम जो हमने पहले पढ़ा है उसको फिर से याद करते हैं। देखो, इस तरफ है प्लूरल, इस तरफ में है सिंगुलर। इस तरफ में जो है वो प्लूरल वर्ब है, इस तरफ में जो है सिंगुलर वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब उसको हम कहते हैं जब वर्ब अपने बेस फॉर्म में होता है। बेस वर्ब को हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। बेस वर्ब मतलब जो उसका जो वर्ब जो मतलब ओरिजिनल वर्ब होता है, जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है। नथिंग इज एडेड टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉल्ड द बेस वर्ब। मीन्स द नेकेड वर्ब, इट इज द बेस वर्ब। Then when we add s or es to base verb, it becomes singular. जब हम लोग बेस वर्ब में, नेकेड वर्ब में जब हम लोग s या es जोड़ते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। प्लूरल के अंदर में देखो, प्ले, दिस इज द बेस वर्ब। गो, बेस वर्ब। क्राई, दिस इज द बेस वर्ब। एंड व्हेन वी ऐड s or es, it becomes singular. You see, play becomes plays, go becomes goes, cry becomes cries in singular. So in play we add s, so in go we add es, and in cry we remove y and add ies to make them singular. So these verbs that we have discussed, these verbs, they are the main verbs. Main verbs means in a sentence the verb which does the main action. Such verbs, they are called main verbs. The above verbs are main verbs. In case of helping verbs को लेकर, in case of helping verbs, the singular and plural are as follows. तो helping verbs में singular और plural verb कौन सा है? तो सबसे पहले है बी फॉर्म। बी फॉर्म में होता है, सिंगुलर में आता है इज, एम, वाज, और प्लूरल में है आर और वेर। डू फॉर्म में है, सिंगुलर में डस और प्लूरल में डू। हैव फॉर्म में है, सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव। तो बी फॉर्म में इज और एम ये है प्रेजेंट टेंस, और वाज जो है पास्ट टेंस। प्लूरल में बी फॉर्म में आर जो है और प्रेजेंट टेंस, और वेर जो पास्ट टेंस है। तो डू फॉर्म में ये डस भी प्रेजेंट टेंस है और डू भी प्रेजेंट टेंस है। तो इसका जो पास्ट टेंस है वो दोनों में एक ही होता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। पास्ट टेंस में आने वाला है इसका है डिड, इसमें भी डिड होगा, इसमें भी डिड होगा। और हैव फॉर्म में जो हैज है ये भी प्रेजेंट टेंस है, हैव ये भी प्रेजेंट टेंस है, और इसका पास्ट टेंस है दोनों में हैड, HAD, हैड। Next, let us see how we make subject and verb agree with each other. So you see how to make the subject and verb agree. तो किसी भी सेंटेंस में हम लोग वर्ब को उसके सब्जेक्ट के साथ में अग्री करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले हम लोगों को सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है। डिसाइड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो उसके बाद में हम एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्जेक्ट ये है, उसके बाद हम लोगों को डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट जो सिंगुलर है ना प्लूरल है। देन 3 लास्टली डिसाइड विच वर्ब फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल विल मैच विद द सब्जेक्ट। तो जब अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट को, उसके बाद में ये भी डिसाइड कर लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो उसके बाद में हम लोगों को डिसाइड करना है कि उस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब फॉर्म जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा ना प्लूरल वर्ब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। यू सी I have given some examples. The first one is the teacher is coming.
तो यहाँ पर द टीचर आर कमिंग क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है द टीचर। द टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ में सिंगुलर वर्ब जाना चाहिए, इसलिए इज यहाँ पर। तो दोनों अभी अग्री कर रहे हैं, द टीचर इज कमिंग। लेकिन अगर हम लिखते हैं द टीचर आर कमिंग होने से दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं करेगा और वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो करेक्ट वन इज। देन बॉयज़ गो टू स्कूल। देखो यहाँ पर हम लोग गोस क्यों नहीं लिया है? क्योंकि बॉयज़ जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो उसका साथ में वर्ब भी प्लूरल वाला जाना चाहिए। सो बॉयज़ गो टू स्कूल, दिस इज द करेक्ट वन। देन राजू गोस टू स्कूल। अभी फिर देखो ये राजू जो एक लड़का है, तो एक लड़का है मीन्स तो हम लोग का सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ में सिंगुलर वर्ब जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गोस को लिया है, राजू गोस टू स्कूल। देन नेक्स्ट इज पिंकी वास गोइंग टू द मार्केट। तो हम लोग यहाँ पे वेयर क्यों नहीं लिया? क्योंकि पिंकी जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने से हम लोग का वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। देयरफॉर पिंकी वास गोइंग टू द स्कूल, नॉट वेयर। देन पिंकी एंड मिंकी वेयर गोइंग टू द मार्केट। देखो यहाँ पर हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, तो इसका मतलब आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, देयरफॉर इट विल टेक प्लूरल सब्जेक्ट वेयर एंड नॉट वाज। पिंकी एंड मिंकी वेयर गोइंग टू द मार्केट। देन नेक्स्ट इज रानी हैज़ अ नाइस वॉच। देखो रानी अगेन the subject is singular, therefore it will take a singular verb, has and not have. Rani has a nice watch. Then next is girls have long hair. देखो फिर यहाँ में हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, so it will take plural subject have and not has. So girls have long hair. This way. This is the way how you should identify the subject, then decide whether it is singular or plural, and then finally decide which verb form you will use to make it agree with the subject. Now let us discuss about the pronouns. In case of the pronouns means in the nominative case. In the nominative case means when we use the pronouns as subject of a verb, we have the following rules. तो प्रोनाउंस को लेके हम लोगों का पास में दो नियम है। तो फर्स्ट वन इज आई, वी, यू एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स। जो प्रोनाउंस है ये आई, वी, यू और दे, इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब जाता है। एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। तो इसमें जो वर्ब गो है ये है प्लूरल है, और इसमें वी जो है ये तो प्लूरल है और दे भी प्लूरल है, और यू तो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर के साथ में भी प्लूरल के साथ में भी हम लोग हमेशा यू का पीछे में प्लूरल वर्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये सिंगुलर है, आई अकेला है, फिर भी इसका साथ में हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब इसका पीछे में हम लोग यूज़ करते हैं। Therefore, all these pronouns they take plural verbs after them. I, we, you, they go to market. Then next rule से he, she and it take singular verbs. तो he, she, it जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स है pronouns में, and these pronouns they always take singular verbs. Example, he, she, it goes to market. He goes to market, she goes to market, it goes to market. So this is singular because he is singular, she is singular, it is singular. Therefore, we will use plural verb goes with these pronouns. Then what we have learned, let us try to summarize the things. What we have learned. Number one, if the subject is singular, the verb also must be singular. If the subject is plural, the verb also must be plural. I, we, you and they take plural verbs. He, she and it take singular verbs. So this is the summary of what we have just learned.